फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? एकदम फाइन, एकदम चकाचक। क्लास शुरू करते हैं राइट नाउ। ठीक है, आज 11th का एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। टॉपिक का नाम है वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th, दैट इज वेक्टर, जो कि चैप्टर 4 में आता है। मोशन इन प्लेन नाम से चैप्टर है, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। सबसे पहले हम बताएंगे वेक्टर होता क्या है और स्केलर होता क्या है। दो तरह की क्वांटिटी होते हैं बेटा। एक क्वांटिटी जो होता है उसे हम स्केलर कहते हैं, और एक क्वांटिटी होता है जिसे हम वेक्टर कहते हैं। कहा यह जाता है फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं हमारे पास, अगर उनके पास डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जस्ट वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड है उनके पास, नो डायरेक्शन, ओनली द मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन, in that case that quantity is called scalar। स्केलर कहते हैं जिसके पास सिर्फ वैल्यू होती है, सिर्फ मेजर्ड वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड स्केलर। एग्जांपल बता देता हूं मैं स्केलर के, बहुत सारे एग्जांपल हैं। एग्जांपल में जैसे आपको बताऊं, मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया बेटा, स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, और बहुत सारी चीजें, चार्ज। लिखते लिखते पूरा बोर्ड भर दूंगा फिर भी फिनिश नहीं होगा। तो जितनी भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होते, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मेजर्ड वैल्यू होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्केलर। उसे हम स्केलर कहते हैं। आप देखना, मास के पास कभी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ वैल्यू होता है, बस 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो। टाइम, इतना टाइम हो गया, 5 PM हो गए, कभी आपने डायरेक्शन नहीं बोला होगा आज तक। डिस्टेंस, जो टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से जाते हैं, कभी डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड, वर्क, एनर्जी, पावर, इतने वॉट का बल्ब है, पावर इतने वॉट का है, एनर्जी इतनी जूल है, तो इनके डायरेक्शन कभी बोले ही नहीं जाते। अगर बोलोगे तो आप पागल कहलाओगे कि ये पागल है। ये एक बल्ब है जिसका इलेक्ट्रिक पावर 50 वॉट है, नॉर्थ की तरफ, बोलेगा कौन बंदा आ गया, पागल आ गया सुबह सुबह उठ के परेशान करने। भैया एक बात बताओ, कभी भी वैसे क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन बोलने में अटपटा सा लगे, अजीब सा पागलपन सा लगे, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। और जो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो तय है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होना ही होना है। दो ऑप्शन नहीं है इसमें, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, और एक चीज और, फॉलो द रूल। कुछ रूल्स हैं, फॉलो द रूल ऑफ एडिशन, ऑफ फ्रैक्शन, ऑफ मल्टीप्लाई। तो वेक्टर वो क्वांटिटी होते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है, मैग्नीट्यूड तो होना, इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और रूल को फॉलो करता हो। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो रूल्स को फॉलो करते हुए करे, विदाउट रूल नहीं करे। देयर इज नो कॉन्सेप्ट, विदाउट रूल ना करे तो हम उसे कहते हैं व्हाट वी से दैट इज व्हाट इज वेक्टर। तो हम उसे वेक्टर कहते हैं बेटा, याद रखना, दैट इज कॉल्ड वेक्टर पॉइंट। जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ साथ रूल को फॉलो करता हो। मैं अगली वीडियो में ही पढ़ाऊंगा रूल्स, क्या रूल्स हैं वेक्टर को ऐड करने के लिए, ये सब पढ़ाऊंगा, सबट्रैक्ट करने के लिए सब पढ़ाऊंगा। अब बोलोगे सर वेक्टर के कुछ एग्जांपल बताओ। वेक्टर के जिसकी डायरेक्शन होती है, बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट, इसकी एक फिक्स डायरेक्शन होती है, एक्सीलरेशन इसकी डायरेक्शन होती है, फोर्स इसका डायरेक्शन होता है, वेट, वेट। आप बोलोगे सर सबसे बड़ी चीज बताओ, मास और वेट में क्या फर्क है? मास इज जस्ट मास, नो डायरेक्शन, बट वेट, हर चीज का वेट डाउनवर्ड होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। डायरेक्शन बोला ना आपने डाउनवर्ड, तो वो वेट किस कैटेगरी में चला गया? वेट चला गया वेक्टर की कैटेगरी में, याद रखना। तो साइंस में हर वो चीज, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और
तीसरी बात भी होनी चाहिए, वो रूल को फॉलो होकर ही ऐड हो। विदाउट रूल अगर वो ऐड हो जा रहा है, सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, तो भले ही उसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, फिर भी वो वेक्टर नहीं कहलाता है। तो वेक्टर होने के लिए सिर्फ अगर कोई बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर है, वो गलत बोल रहा है आपको, वो गलत चीज पढ़ा रहा है। वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ रूल को भी फॉलो करना बेहद जरूरी है। द रूल मस्ट बी फॉलो, रूल फॉलो होना चाहिए तभी वेक्टर है, अदरवाइज वेक्टर नहीं है। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अब कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, वो जरा सुनिएगा। जैसे एग्जांपल, करंट flowing in a straight wire, और बताता हूं मैं प्रेशर, ये दोनों ऐसे क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, लेकिन ये किसी रूल को फॉलो नहीं करते ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के लिए। दे डजंट फॉलो एनी रूल, ये बिना रूल फॉलो ही ऐड हो जाते हैं। जस्ट सिंपल जो हमने बचपन में पढ़ा है, कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में नो स्पेशल रूल फॉर द ऑपरेशंस, कोई रूल नहीं लगाना। इस कारण, इस रीजन से इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। करंट बताओ, मान लो करंट फ्लो कर रहा है ईस्ट की तरफ, बोला ना आपने, करंट वायर में फ्लो कर रहा है ईस्ट की तरफ, तो डायरेक्शन बोला ना आपने, तो डायरेक्शन भी है। और करंट है तो मैग्नीट्यूड होगा ही होगा, इतना एम्पियर इतना एम्पियर। तो देखो ये दोनों ऐसे एग्जांपल हैं, करंट और प्रेशर, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। करंट और प्रेशर, प्रेशर के पास भी, प्रेशर किधर, मैं किसी को नीचे दबा रहा हूं तो नीचे प्रेशर, राइट दबा रहा हूं राइट प्रेशर। तो प्रेशर और करंट फ्लोइंग इन अ वायर, ये दो ऐसे क्वांटिटी हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, वैल्यू तो होती है, बिना मैग्नीट्यूड के तो इस दुनिया में कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, और डायरेक्शन भी होता है, बट फिर भी वो वेक्टर के कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए कि ये विदाउट रूल, ये रूल को फॉलो नहीं करता, ये बिना रूल के ही आपस में ऐड हो सकता है। सेम दो करंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दो करंट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं विदाउट एनी स्पेशल रूल, डायरेक्टली बाय जस्ट सिंपल रूल जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वही चीज प्रेशर के साथ है। तो ये दो ऐसे एक्सेप्शनल केस हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये थर्ड जो कंडीशन है उसको फॉलो नहीं करता। विदाउट रूल ये आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये जो आपने देखा, दैट वाज द ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यहां पे हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ वी रिप्रेजेंट। कहा जाता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन का यूज करता है। पहले एक बात सुन लो, मान लो मैं ऐसे बनाता हूं, आपको ये पहले पता होना चाहिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, पर ये आपको पता है ये डायरेक्शन होती है। अब मैंने कहा कि कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैंने कहा एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, डायरेक्शन साउथ है, क्योंकि जब वेक्टर लिखूंगा तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लिखूंगा। अब ये यूनिट इसलिए लिखा कि मुझे पता ही नहीं वो वेक्टर कौन सा है। मान लो कोई वेक्टर पी है, अब ये पी कुछ भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, दुनिया का कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो सबसे बड़ी बात कि जो भी वेक्टर होता है उसके सिंबल के ऊपर एक एरो रखना है, स्तर के ऊपर एक एरो डाल देना है, इससे ये पता चलेगा कि वो वेक्टर है। और अब लिखेंगे हम 5 यूनिट, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। कभी भी किसी भी वेक्टर को लिखना है ना बेटा, whenever you want to write any vector ना, you will put an arrow sign over the head of vector, over the head of symbol। जैसे कोई भी सिंबल के ऊपर ने आपने ऐसे एरो लगा दिया तो ये समझ जाना कि वो वेक्टर है। याद रखना है इस बात को। लेकिन आपका मन कर रहा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ
हालांकि वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, नो डाउट। जब आप ऐसे लिखोगे एरो लगाकर ऊपर, तो आपको दोनों चीजें लिखनी है। लेकिन मान लो आपका मन कर रहा है कि मैं डायरेक्शन ना लिखूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं, मतलब मैग्नीट्यूड खत्म नहीं हुआ है, मैं लिखना चाहता हूं, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं, डायरेक्शन नहीं लिखूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं, तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी आपने सिंबल लिया है उसको मॉड में डाल दो या फिर एरो हटा दो, तो तब आप लिखोगे सिर्फ 5 यूनिट। अगर आपने एरो हटाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेक्टर नहीं है, स्केलर बन गया है तो वेक्टर, बस मैंने डायरेक्शन नहीं लिखा है। और इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो था सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है, सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे, डायरेक्शन साउथ की है तो साउथ की तरफ एरो डाल देंगे, और इस वेक्टर का नाम रखेंगे पी वेक्टर, क्योंकि पी माना है ना मैंने। तो ये जो एरो है ना, ये वाला एरो, ये डायरेक्शन नहीं बताता, वरना अगर ये बताता तो फिर मुझे एरो साउथ की तरफ है तो मुझे एरो ऐसे रखना होता। इसके स्तर के ऊपर जो एरो होता है वो तो ये बताता है कि पी वेक्टर है बस। अगर डायरेक्शन वाला लाइन दिखाना है, डायरेक्शन वाला रिप्रेजेंटेशन है, तो लाइन खींचना पड़ेगा, साउथ है तो साउथ की तरफ एरो डालना पड़ेगा, ये बताता है डायरेक्शन। ये तो सिंबल के ऊपर जो एरो है वो तो ये बता रहा है कि वो पी वेक्टर है बस। और मैं बताऊं ध्यान से, जिस एंड पे एरो लगा होता है उसे वेक्टर का हेड कहते हैं, जिस साइड एरो लगा होता है लाइन में, और जिधर एरो नहीं लगा होता है उसे हम वेक्टर का टेल पॉइंट कहते हैं। और जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मान लो ये कौन सा लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वेक्टर को ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ए बी लाइन के ऊपर भी एरो लिखेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, इसे हम वेक्टर लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, वेक्टर लाइन। ये सब भी याद रखना। जब आप किसी भी वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो उसे आप एक लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। यू विल पुट अ लाइन, यू विल ड्रॉ अ लाइन, और लाइन के एक एंड पे एरो रखना है। जो एरो वाला एंड होगा वो हेड कहलाएगा, और बिना एरो वाला एंड वो टेल कहलाएगा। और जिस लाइन से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो उस लाइन के सिंबल के ऊपर भी आपको एरो रखना है। तो एक बात ध्यान रखना, वेक्टर का जो नाम है, जो क्वांटिटी है, उसके सिंबल के ऊपर भी एरो रखना है, और जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके सिंबल के ऊपर भी एरो रखना है। ये जो सिंबल के ऊपर एरो है ये डायरेक्शन नहीं बताता, ये तो ये बता रहा है कि वो जो लाइन है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है कि वो जो पी है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन वाला एरो वो जो हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से एक वेक्टर दिखाते हैं, उसमें जो होगा एरो वो डायरेक्शन बताएगा। चीज याद रखना। और एरो वाले पॉइंट को हेड कहते हैं और बिना एरो वाले पॉइंट को टेल कहते हैं, वेक्टर का टेल और वेक्टर का हेड। और जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उस लाइन के ऊपर भी एक एरो साइन रखना, ताकि वो पता चल सके कि वो नॉर्मल लाइन नहीं है, वो वेक्टर का लाइन है, दैट इज वेक्टर लाइन। ये नहीं समझना कि वो नॉर्मल लाइन है, वो एक वेक्टर का लाइन है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाला लाइन है, इसलिए मुझे उसके ऊपर भी एरो रखना है। किसके ऊपर, लाइन के ऊपर भी, तो लाइन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको कभी नहीं भूलना आप। अब जरा सुनना ध्यान से। अब किसी ने कहा, एग्जाम्पल देखो, एक फोर्स है 5 न्यूटन का वेस्ट की तरफ। ऑब्वियस सी बात है, ये मैंने जो बोला फोर्स 5 न्यूटन का बेटा, तो ये 5 न्यूटन क्या है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और वेस्ट उसकी डायरेक्शन है। तो अब लिखेंगे कैसे, उसका सिंबॉलिक फॉर्म में फोर्स का सिंबल F होता है। पिछले वाले एग्जांपल में मैंने यूनिट लिखा था 5 यूनिट, क्योंकि मुझे वो पता ही नहीं था वो क्वांटिटी कौन सी है। बट इस वाले एग्जांपल में मैं क्या लिख रहा हूं, यूनिट के जगह पे न्यूटन लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है वो वेक्टर फोर्स है। तो क्या करेंगे, उसके सिंबल के ऊपर एरो रख देंगे, मैंने बताया ना। क्या करेंगे बेटा, उसके सिंबल के ऊपर एरो रख देंगे, और क्या लिख देंगे, 5 डायरेक्शन वेस्ट। अब बोला जाएगा कि सर इसको ग्राफिकली दिखाओ ना, अभी बताता हूं ग्राफिकली दिखाऊंगा। ये देखो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, बताया ना। तो बताओ कैसे दिखाओगे ग्राफिकली। डायरेक्शन वेस्ट की तरफ है, एक लाइन खींचोगे और वेस्ट की तरफ एरो डाल दोगे, और इस वेक्टर का नाम रख दोगे F। इस लाइन का नाम मान लो AB रख दिया, AB रख दिया। तो बार बार ये समझने वाली बात है, जो वेक्टर के सिंबल के ऊपर एरो होता है वो डायरेक्शन को नहीं बताता, वो तो सिर्फ ये बताता है कि वो जो भी है वो वेक्टर है। डायरेक्शन तो मेन ये बताएगा, जो ग्राफिकल लाइन होगा ना
वो डायरेक्शन लाइन पे जहां रखोगे वो डायरेक्शन बताएगा। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि वो वेक्टर। फिर लोग कहते हैं मान लो कोई वेक्टर है P, इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है और ऐसे भी डायरेक्शन लिखेगा। ये तो हो गया ईस्ट वेस्ट। 2 मिनट में एंड कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए इसने कहा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये तो हो गया वन डायरेक्शन वाला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बोल देगा वो एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा भाई नॉर्थ वेस्ट, ऐसे भी बोलेगा नॉर्थ वेस्ट। इसको कैसे दिखाएंगे? मैग्नीट्यूड ये है, अब डायरेक्शन दो है नॉर्थ वेस्ट, बीच में डैश, पहले सिंगल था, पहले वन डायमेंशन था, एक डायरेक्शन में वेक्टर था। अब कभी ऐसा लिख दिया तो परेशान नहीं होना है मेरे बच्चों। नॉर्थ वेस्ट का मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच से वेक्टर दिखा, तो वेक्टर का नाम है P, तो P लिख दे। और बीच का मतलब जानते हो, नॉर्थ वेस्ट का मतलब डैश लगा है, बीच का मतलब ये आपको पता है ये सब 90 डिग्री पे होते हैं, सब 90 डिग्री पे होते हैं, तो बीच का मतलब हो गया इसके साथ भी 45, इसके साथ भी 45, बीचों बीच से गया है 45 45 बना के। मान लो कहा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 यूनिट है, साउथ ईस्ट, वही बात, दो डायरेक्शन बोल दिया और बीच में डैश लगा दिया, साउथ ईस्ट, तो इसका मतलब ये वेक्टर अब साउथ और ईस्ट के बीच में है। साउथ ईस्ट का बीच का मतलब जानते हो ना, किसी के साथ 45, किसी के साथ भी 45, इसके साथ भी 45 दिखा दो। तो अगर वन डायमेंशनल वेक्टर है, एक ही डायरेक्शन वाला वेक्टर है, तो एक ही डायरेक्शन बोलेगा, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ। और अगर टू डायमेंशनल वेक्टर है तो दो डायरेक्शन का नाम लिख देगा, बीच में डैश लगा देगा, तो समझ जाएंगे कि वो दो डायरेक्शन के बीच से गया है, बीच का मतलब दोनों के साथ 45 बनाकर गया है। अब क्या होता है, जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज ये पढ़ा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सुनो, अब क्या कहा, मान लो मैंने इसी वेक्टर के बारे में कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा। मैंने कहा इस वेक्टर के बारे में, अब ये P वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 5 यूनिट है। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं 30 डिग्री डायरेक्शन क्या लिख रहा हूं, साउथ ऑफ वेस्ट। देखो लिखने का क्या क्या तरीका होता है डायरेक्शन। ये सब कौन से वेक्टर हैं, वन डायमेंशन वाले नहीं, 2D वेक्टर है, मतलब इनका डायरेक्शन दो तरफ है। अब बोलोगे सर अगर आप लिखते थे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, बीच में डैश लगाते थे, दो डायरेक्शन का नाम लिख देते थे और बीच में डैश लगा देते थे, तो इसका मतलब यह समझ में आता था कि वो वेक्टर दो डायरेक्शन के बीच से गया है। लेकिन अगर सर आपने वेक्टर का नाम लिखा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा और डायरेक्शन आपने फिर दो दिया, लेकिन आपने एंगल दे दिया, बीच में डैश नहीं लगाया, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट ऐसे लिखा आपने, एक एंगल दे दिया और बीच में साउथ ऑफ वेस्ट ऐसे लिख दिया, वेस्ट ऑफ साउथ कुछ भी लिख दिया, बट एंगल की जानकारी दे दी। तो एंगल किसके साथ लेना है, सुनो, ऑफ के बाद जो आ रहा है वो देखो क्या आ रहा है, साउथ ऑफ वेस्ट, ऑफ के साथ, ऑफ के बाद क्या है, वेस्ट। ये देखो ऑफ के बाद क्या है, वेस्ट, इसका मतलब ये साउथ वेस्ट के बीच में है और ये वेस्ट के साथ 30 डिग्री। और अगर मैं साउथ वेस्ट लिखता, बीच में डैश लगा देता, तो बीचों बीच से आता 45 45 आता। लेकिन अगर मैं कोई एंगल पे दे दूं वेक्टर, कोई एंगल दे दूं कि ये वेक्टर इतने एंगल पे है और दो डायरेक्शन का नाम दे दूं, जब दो एंगल दूंगा तो जाहिर सी बात है ऑब्वियसली कि एक डायरेक्शन में तो होगा नहीं, दो डायरेक्शन के बीच में ही होगा। अब एंगल ले तो किसके साथ ले, ये मन में बहुत कंफ्यूजन आ गया, परेशान नहीं होना, जो ऑफ के बाद है ना उसके साथ लेना है। मान लो कहा नहीं सर ये वेक्टर देखो ऐसे है, 2 यूनिट है, कोई भी मैग्नीट्यूड दे दूंगा, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, एक और प्रैक्टिस कर लो, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब बच्चे परेशान हो गए, सर ये क्या आ गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एक मिनट पीछे स्पेस नहीं बन रहा था बेटा, इसलिए मैंने हटा दिया। हाँ क्या कहा मैंने बेटा इस वेक्टर के बारे में कि ये 60 डिग्री है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, वही प्रैक्टिस करा दूं मैं। 60 डिग्री किधर है, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बोलोगे सर आपने फिर एंगल पे दिया है वेक्टर 60 डिग्री, अब एंगल किसके साथ लें, पहली बात तो दो डायरेक्शन कौन है, नॉर्थ और ईस्ट, तो ये पक्की बात है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में।
अब एंगल पे है सर, तो एंगल किसके साथ लें? मैंने क्या कहा, जो ऑफ के बाद आया है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऑफ के बाद ईस्ट लिखा है मैंने, तो ईस्ट के साथ। तो एक कॉन्सेप्ट समझ लो, अगर कोई वन डायमेंशनल वेक्टर है 1D, तो वो एक ही डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में होगा, ईस्ट में होगा, नॉर्थ में होगा, साउथ में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, तो इसको कहोगे 1D वेक्टर, वन डायमेंशनल वेक्टर। और अगर कोई 2 डायमेंशनल वेक्टर होंगे, वैसे वेक्टर, वैसी चीजें, वैसी क्वांटिटी जो 2D होंगे, मतलब 2 डायरेक्शन के बीच से गुजरेंगे, तो वो उसमें 2 ऑप्शन आया। अगर 2 डायरेक्शन के बीच में डैश लगा दिया तो समझो वो 45 बना के गया है दोनों के साथ। और अगर डैश नहीं लगाया, कोई एंगल दे दिया, तो एंगल में किसके साथ लें? तो वहां ऑफ के बाद जो लिखेगा ना, वहां डैश नहीं लगाएगा, जब एंगल देगा तो ऑफ लिखेगा, तो ऑफ के बाद जो आएगा उसके साथ दिखाना। तो दैट वाज वन डायमेंशनल वेक्टर। और ये सब जो मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले, एक डायरेक्शन को दिखाने का, ये 2D का मतलब 2 डायरेक्शन के बीच से गुजरने वाला वेक्टर। और डैश लगाया तो 45 और एंगल पे दिया तो जो ऑफ के बाद आएगा उसके साथ एंगल लेना है। बेटा आज की क्लास यहीं मैं एंड कर रहा हूं। आज की क्लास में मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया, पूरा डिटेल में करा दिया। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो वहां मैं आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर बताऊंगा, वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं उसमें डिस्कस करूंगा। तब तक आप वीडियो को देखो, एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ाई करो और शेयर भी करते जाओ आगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।